गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है। प्रीवियस 4 लेक्चर आप लोगों ने देखकर अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। उनसे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे बड़े, आप लोग सॉल्व करते रहिए। जैसे पीछे एक्सरसाइज में दे रखे हो या कोई और रेफरेंस बुक में दे रखे हो, आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है सबके पास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। किसी भी जैसे अपन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है किसी करंट को अपोज करने की, और रजिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने की। आज रजिस्टर्स की बात करते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे रजिस्टेंस और रजिस्टर 2 वर्ड लिखा है, तो रजिस्टर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे वायर, और रजिस्टेंस क्या है? इस रजिस्टर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट को अपोज करता है। बात सही? तो 2 तरह के, अब इन रजिस्टर्स को अगर अपन अरेंज करें तो आप 2 तरह से इनको मेनली अरेंज कर पाएंगे। 12th लेवल तक के लिए आप 2 तरह के ही पढ़ेंगे। पहला होता है सीरीज कनेक्शन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, या रजिस्टर्स इन सीरीज कहते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है। जैसे 2 पैरेलल लाइन होती है वैसे ही 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो पहले इनको अपन स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और उसको आगे कैसे आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहला, रजिस्टर्स इन सीरीज। इफ सम रजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड, मैंने अंडरलाइन किया है, देन द रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कुछ रजिस्टर्स एंड टू एंड जॉइन हो, मतलब देखिए इधर, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2 लाइन, ये लाइन्स है कुछ, फर्स्ट लाइन L1, सेकेंड लाइन L2, थर्ड लाइन L3। अगर इनको अपन एंड टू एंड, मतलब इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से, इस तरह से अगर अपन कनेक्ट करते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? सीरीज कनेक्शन बोलते हो। वैसा ही रजिस्टर्स के अंदर होता है कि अगर रजिस्टर्स इस तरह से लाइन के अंदर लगे हो, वैसे मानिए कि वो एक सीरीज में इस तरह से लगे हो, तो उनको क्या बोलते हैं कि रजिस्टेंस सारे किस में है? सीरीज के अंदर है। कितने भी हो सकते हैं, 1 जितने आप चाहे, 2, 3, 4 जो क्वेश्चन में मेंशन हो। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर्किट डायग्राम बना रखा है। सर्किट डायग्राम के अंदर पहला हमने क्या लगा रखा है? बैटरी लगा रखा है, एनर्जी सोर्स है, की लगा रखी है, यहाँ अमीटर लगा रखा है। अच्छा, आपको जब अगर कंफ्यूजन है कि अमीटर के पास वाला ये पॉजिटिव कैसे आता है, तो ये धीरे धीरे हम आगे समझते जाएंगे, लेकिन बता देता हूँ। जब पॉजिटिव इस तरह से करंट फ्लो करती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास वाला जो कंपोनेंट होता है पॉजिटिव होता है, अपोजिट वाला नेगेटिव। ये अमीटर भी एक कंपोनेंट। फिर हम रजिस्टर्स की बात करते हैं। R1, R2, R3 3 सीरीज के अंदर लगे, रजिस्टेंस यही है। ठीक है, और 3 वोल्ट मीटर मैंने लगाए हैं। वोल्ट मीटर मतलब कि वोल्टेज मेजर करने की डिवाइसेस। अब ये जो सर्किट है, इसको आप अगर बेसिक तरीके से बनाएं तो आप सिर्फ इसको सिंपली, जब आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो हम इसको सिंपली इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सीधा 3 रजिस्टर्स, एक बैटरी, बस इस बैटरी को V नाम दे देंगे, इसको R1, R2 एंड R3। बार बार आप लोग की और अमीटर और वोल्टमीटर अरेंज नहीं करेंगे, ये पहली बार समझने के लिए अरेंज करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बार बार हमको मेजर नहीं करना है कि इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है। ओके, ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं, ये दिखाने का साइन है कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा डेरिवेशन आता है तो आप कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ये बैटरी, पूरी बैटरी, ठीक है। अब ये बैटरी बता रखा है मैंने आपको, बैटरी सिस्टम का क्या होता है? एनर्जी सोर्स होता है। ये इस पूरे सिस्टम में जितने कंपोनेंट लगे उन सभी को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। अब इसके ऊपर वोल्टेज कितना है? V है। तो ये जो V वोल्टेज इस बैटरी पर है, वो इस R1 रेजिस्टेंस को भी कुछ एनर्जी दे रहा होगा, कुछ R2 को दे रहा होगा, कुछ R3 को दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में लगे। समझ रहे बात को? तो V1 को क्या दे रहा है? ये V बैटरी है, वो R1 को सपोज मैं मान लेता हूँ V1 पोटेंशियल दे रहा है, मतलब इसको इतनी एनर्जी, इतना इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। R2 कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है? V2। और R3 को कितना दिया है? V3। ये कैसे फाइंड करते हैं आगे देखिए। ठीक है, तो अगर आप बोले कि टोटल रेजिस्टेंस अगर V है और ये वाला पहला रेजिस्टेंस V1 वोल्टेज ले रहा है, दूसरा वाला V2 और तीसरा वाला V3 ले रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ना भाई V इज इक्वल टू होगा क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। सही कि नहीं? जितना एनर्जी जितनी थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई? जितनी पहले थी। ठीक है ना, वही कह रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर जितना पोटेंशियल है उन सबका सम बना लीजिए तो टोटल रेजिस्टेंस
टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो उसको अपन ने लिख लिया। सपोज इंडिविजुअल बैटरी की रेजिस्टेंस क्या है, ये टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना है, V। पहले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये रेजिस्टेंस है R1 और इस पे वोल्टेज है V1। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना जाएगा। ओम्स क्या कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर इसका रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस का R1 है और इस पे वोल्टेज V1 आ रहा है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाय R1। अरे समझ रहे बात, I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाय R1। सही। या फिर आप सीधा सा बोल सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कि V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। इसी तरह से मैं R2 के लिए निकालना चाहूँ तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। अब I दोनों में कांस्टेंट क्यों, थर्ड वाले के लिए लिखूंगा तो भी अपन क्या लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। सही। अब देखिए हर जगह मैंने I करंट को कांस्टेंट रखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि इस कनेक्शन के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है। मतलब कि जो टोटल सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वही हर कंपोनेंट के अंदर, ईच कंपोनेंट के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। कैसे मैं आपको समझाऊं। अब आप बोलोगे सर कोई कंपोनेंट बड़ा है कोई छोटा है, किसकी रेटिंग बड़ी है तो उससे क्या होगा, तो भी करंट उन सभी में सेम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कोई नॉर्मल एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे कोई वाटर ट्यूब से पानी की पाइपलाइंस होती है ना। अब मानिए आप इस तरह से आइडेंटिकल, डायग्राम पे ना जाए प्लीज इस तरह से आप पाइपलाइन मान लीजिए, कोई इस तरह से पाइपलाइन बना रखी, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सपोज इस पाइपलाइन में यहाँ से 100 लीटर का पानी फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अलग अलग पाइपलाइन है, ये किसी और शेप की है, ये आप मान लीजिए जॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन सारे जॉइंट्स अलग अलग शेप के है कि नहीं, इनकी डायमेंशन अलग अलग है कि नहीं। लेकिन जब ये इस तरह से सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो अगर 100 लीटर का पानी मैं यहाँ से फ्लो करवाऊँ तो आप बताइए कि आउट के अंदर या आउटलेट में कितना पानी रिसीव होगा। मुझे आंसर सुनाई दे रहा है आपका, 100 लीटर होगा। सही बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और पाथ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है उस पानी का निकलने का। जितना फ्लो कराओ उतना आउटलेट में निकलेगा, जितना इनलेट आएगा उतना आउटलेट आएगा। कोई भी अदर पाथ नहीं। आप बोलोगे सर ये नैरो है, ये वाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जितना आप इनपुट डालोगे वही बाहर जाएगा भाई साहब, समझे कि नहीं बात। तो जितना इनपुट आपने यहाँ दिया है उतना ही आउटपुट में आएगा। तो मतलब इसमें भी 100 लीटर गया, क्या बात, इसमें भी 100 लीटर गया और इसमें भी 100 लीटर ही जा रहा है। तो आप देखिए कि किसी भी अलग अलग डायमेंशन के पाइप्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो उन सभी में वाटर भी सेम फ्लो हो रहा है। तो करंट भी एक तरह का वाटर ही होता है, वाटर करंट आप इसको मानिए। तो जब रेजिस्टेंस को आप इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट सभी में इक्वल रहता है। R1 के अंदर भी I जा रहा है जो टोटल सर्किट का करंट है, R2 के अंदर भी कितना जा रहा है, I ही जा रहा है, और R3 में भी कितना जा रहा है, I ही जा रहा है। बात समझ में आ गया आपको सभी को, ठीक है ना। सही। इसलिए तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यही सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है। और देखिए वोल्टेज की बात करें तो R1 के ऊपर वोल्टेज V1 है, R2 के ऊपर वोल्टेज V2 है, R3 के ऊपर वोल्टेज V3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोले तो वो डिफरेंस है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है और करंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। अब देखिए डेरिवेशन किस तरह से करना है। आपने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख लिया। अब V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह क्या लिखा आपने, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। इन सभी को हटा के अगर एक रजिस्टर लगाना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। यही हमको फाइंड करना है। अच्छा, V1 की वैल्यू क्या है, I1 इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या है, I इंटू R2। और V3 की वैल्यू क्या है, I इंटू R3। तीनों की हमने वैल्यू पुट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। I यहाँ से तीनों में से कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन आ रहा है, क्योंकि तीनों के अंदर कांस्टेंट है करंट। I को कॉमन लिया, I से I को अपन ने हटा दिया, तो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कहने का ये है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाए तो उसका जो उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो उन सारे रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। समझ में आ रही? आगे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ना इक्विवेलेंट, वो हमेशा सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है। सपोज ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। तीनों को ऐड करना है सीधा,
तीनों को सीधा ऐड करना कितना हो गया 35 ओम। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितना था 20 का, 20 से भी बड़ा इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 35 आ रहा है। ये भी सीरीज की एक प्रॉपर्टी है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए ये जो पूरा सर्किट प्रीवियस अपन ने देखा, उस पूरे सर्किट को आप फिर से इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब हमने बाकी सर्किट को इसी तरह रखा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस आपको 3 दिख रहे थे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, उन तीनों की जगह पर सिर्फ R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? मतलब आपको बोले कि अगर 3 रेजिस्टेंस को हटा के एक लगाना हो तो उस एक की वैल्यू क्या होगी, तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। इन सीरीज कनेक्शन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS equals the sum of their individual resistances and thus greater than any individual resistance। मैंने बता दिया आपको कि किसी भी अदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो हमेशा बड़ा होता है, और ये इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा, पहले थ्योरी पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। चलिए न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का ही है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate। अब दो देखिए, एक बल्ब लगा है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, दोनों सीरीज में लगे हैं। बोल दिया उसने पहले से, हमेशा मेंशन करेगा कि सीरीज में दे रखा है कि पैरेलल में, तो ये सीरीज में दोनों लगा रखे हैं। अब इसने क्या बोला है कि 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच है। ये डायग्राम हम क्वेश्चन से समझ के बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी गिवन होता है, कभी नहीं गिवन होता है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही R1 प्लस R2। ठीक है, सेकंड क्या फाइंड करना है, द करंट थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है वो फाइंड करना है। थर्ड है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, मतलब कि इन दोनों, इस रेजिस्टेंस और इस इलेक्ट्रिकल लैम्प दोनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल जा रहा है। मतलब सपोज ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कितना पोटेंशियल ले रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस सपोज 2 3 जितना भी ले रहा है, और ये कितना वोल्ट ले रहा है, दोनों अलग अलग लेंगे और उन दोनों का सम कितना होगा 6 वोल्ट का। समझ में आ गई बात आपको? पहला ए पार्ट। आर इक्विवेलेंट, अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना चलता जाता है। यहाँ दो ही रेजिस्टेंस है, दो ही कंपोनेंट है, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 ओम, तो 4 ओम सीधा पुट कर लीजिए। 20 ओम लैम्प की वैल्यू है, 20 इसकी पुट कर ली। तो आर इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस, इसको टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो कितना आ गया 24 ओम। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला कि अपन को निकालना है टोटल करंट। अब टोटल करंट आप देखिए, यहाँ से टोटल करंट क्या होता है कि सर्किट के अंदर वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स के लॉ से हम क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू IR। अब टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, वही तो लिखा है। तो आपको निकालना I, वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट का दे रखा है, और R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 24 ओम, अभी निकाला अपन ने। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/24 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर। क्लियर है? अगर जल्दी चल रहे हैं तो बता दीजिएगा आप लोग। आगे करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के अंदर दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प। पहला, अब देखिए ये लैम्प है, आपको दिख रहा है बल्ब। अब ये लैम्प सॉरी रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर है और ये लैम्प है। ओके, मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब कंडक्टर ये रहा 4 ओम का। अब 4 ओम के कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पहले देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, इसमें करंट कितना जा रहा है, अभी निकाला अपन ने 0.5 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 क्या होगा I इंटू R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर जो करंट अपन ने निकाली, और इसका रेजिस्टेंस कितना है लैम्प का, सॉरी कंडक्टर का 4 ओम का। तो 4 इंटू 0.5 एम्पियर क्या कितना आया 1 वोल्ट का। मतलब कि ये जो कंडक्टर है 4 ओम का, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 1 वोल्ट का। तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर टोटल बैटरी पे वोल्टेज 6 ओम है, वोल्टेज है, और ये 1 वोल्ट अगर कंज्यूम कर रहा है, तो ये कितना लेगा 5 वोल्ट का। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और सॉल्व करके भी निकालें तो भी वही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प,
अब लैंप की बात करें, लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू IR2। V2 इज इक्वल टू IR2, आई तो कांस्टेंट है 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.25, और R2 कितना है 20 ओम। इस लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम लिख लिया, तो V2 कितना आ गया 0.25 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 ओम, 5 वोल्ट सॉरी। तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आया कि नहीं आया? दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे होते हैं देख लीजिए। पैरेलल जैसे लाइंस होती है, जैसे ये लाइन पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है, इसी तरह से रेजिस्टेंस भी पैरेलल होते हैं। इफ सम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू फिक्स्ड टर्मिनल, then the all resistors said to be in parallel connection। अगर दो रेजिस्टेंस मोर देन टू रेजिस्टेंस या टू रेजिस्टेंस, अगर दो फिक्स पॉइंट मैंने मान लेते हैं x और y, इसके बीच में कितने भी रेजिस्टेंस, सपोज इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, कितनी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से, अगर ये दोनों दो फिक्स पॉइंट के अक्रॉस बिटवीन कनेक्टेड है ना, तो ये सभी किस में कंसिडर होते हैं? पैरेलल के अंदर। यही सबसे अच्छा ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये वाला क्वेश्चन सीरीज के अंदर, सर ये रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर है कि सीरीज के अंदर। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका यही सिखा रहा हूँ, आगे भी सिखाऊंगा, कि अगर दो रेजिस्टेंस उनका एक टर्मिनल एक जगह पे है और दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे है, दो फिक्स पॉइंट पे, तो वो हमेशा किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। सपोज ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल किस पे? X पॉइंट पर है, और R1 रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल कहाँ पर? Y पर है। अब R2 रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल कहाँ पर है? X पर, और दूसरा कहाँ पर है? Y पर। और R3 का भी एक टर्मिनल कहाँ पर है? X पर, दूसरा कहाँ पर है? Y पर। तो ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल के अंदर। अच्छा, इसकी जगह अगर एक और डायग्राम इस तरह से होता, तो सपोज बच्चा पूछता है कोई, इस तरह से एक रेजिस्टेंस इस तरह से और एक दो रेजिस्टेंस इस तरह से लगे। अब देखिए, अब ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4, ये पॉइंट Y और ये पॉइंट X, ठीक है। अब देखिए, R1 और R1 का एक टर्मिनल यहाँ पर है X पर, दूसरा Y पर है। R2 का एक टर्मिनल यहाँ पर है, दूसरा Y पर है। लेकिन R3 और R4 को देखिए, R3 का वन टर्मिनल X पर है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? इसको Z मान लेते हैं, समझे कि नहीं? तो R3 किसके बिटवीन कनेक्टेड है? X और Y, Z के बीच में। तो ये गारंटी है कि ये तीनों पैरेलल में नहीं होंगे। उसी तरह से R4 भी नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर दोनों को फिर से पैरेलल के अंदर अपन ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे आप ये क्वेश्चंस करते करते सीख जाएंगे, फिर भी सिखा दिया आपको। द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट इक्वल था और वोल्टेज डिफर करता था या वेरिएबल था। उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। मैं फिर से एम्फेसाइज करके बोलता हूँ कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सोचिए कैसे, टोटल करंट इज इक्वल टू तीनों का सम। अब जैसे ये इस तरह से डायग्राम बनेगा बेटा, V वोल्टेज की बैटरी लगी है, टोटल करंट I जा रहा है, तीन रेजिस्टेंस इस तरह से लगे तो उनको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। इस टर्मिनल को X मान लेते हैं, फिक्स टर्मिनल है, और इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक जगह पे है, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे है। इन तीनों के अक्रॉस आप देखिए कि अगर तीनों के अक्रॉस दोनों फिक्स टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, तो ये तीनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस को गेन कर रहे हैं। मतलब ये V पोटेंशियल जो बैटरी दे रहा है ना, वो R3 के भी पास भी V है, इसके पास भी V है और इसके पास भी V है। यहीं से हम पहला इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहता है। और करंट की बात करें, अब वही बात पाइपलाइन वाले में फिर से आ जाता हूँ बेटा, देख लीजिए आप। जैसे एक पाइप है, अब वो आगे अगर तीन सेपरेट पाइप्स के अंदर, हाउ मेनी पाइप्स, कितनी पाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, तो अगर यहाँ से कुछ वाटर आ रहा है सपोज 100 लीटर का, तो इसके अंदर कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ आउटलेट से निकलेगा और यहाँ से कुछ अलग निकलेगा। हमको नहीं पता कितना कितना निकलेगा, लेकिन ये फिक्स बिल्कुल नहीं कि कहाँ से कितना वाटर फ्लो होगा, लेकिन ये फिक्स है कि तीनों से वाटर निकलेगा, किसी एक से निकलेगा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों का फ्लो कंसिडर कर रहा है। सही है। उसी तरह से यहाँ देखिए कि अगर करंट यहाँ पर I आ रही है और उसको तीन पाथ दिख रहे हैं, तो करंट हमेशा जितने पाथ दिखते हैं वहां जाती है। तीन पाथ है, तो अभी I करंट कितनी करंट में डिवाइड हुई? I1 प्लस I2 प्लस I3, उसी को अपन ने ऊपर लिखा है। I1 करंट क्या है? R1 रेजिस्टेंस जितनी करंट ड्रॉ कर रहा है,
R2 कर I2 करंट क्या है, R2 रेजिस्टेंस जितनी करंट ड्रॉन कर रहा है, और R3 क्या है, I3 क्या है, R3 रेजिस्टेंस जितनी करंट ड्रॉन कर रहा है। तो इसको अपन इस तरह से लिख लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन करंट वेरी करती है या फिर करंट वेरिएबल होती है। सही। दूसरा, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V/R इज इक्वल टू आई या V इज इक्वल टू IR, उसी तरह से किया है, समझ जाएंगे आप लोग। मैं बात करता हूँ टोटल करंट I की। I टोटल करंट क्या होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इस पूरे तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाना है तो उसको क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, मतलब टोटल करंट बराबर क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। उसी तरह I1, अब ये I1 देखिए, I1 R1 के अक्रॉस करंट है, तो I1 बराबर क्या होगी, V/R1। I2 बराबर क्या होगा, V/R2, और I3 बराबर क्या होगा, V/R3। उसी को लिखा है कि I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2, और I3 इज इक्वल टू V/R3। ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अपन कंबाइन कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, I1 की I की जगह क्या लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 प्लस I3 की जगह V/R3। तीनों में से V कॉमन आ जाएगा, फिर से V को कॉमन ले लेंगे, दोनों में V कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है उसका रेसिप्रोकल बाकी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है। कैसे, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistance। सही है। ये फॉर्मूला हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। मतलब अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो आप इक्विवेलेंट निकालने के लिए या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे आपको कोई पूछे कि भाई घर के अंदर जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनमें कौन सा कनेक्शन लगा होता है, क्यों लगा होता है, तो आप बताइए कि सीरीज लगा होता है कि पैरेलल लगा होता है। पैरेलल लगा होता है। क्यों पैरेलल लगा होता है पूछेगा, तो पैरेलल इसलिए लगा होता है, सबसे पहली बात तो पैरेलल की जो मेन टेक्निकल रीजन है वो यही है कि इंडिया के अंदर हर घर के अंदर हर डोमेस्टिक सर्किट या इंडस्ट्रियल सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना जाता है, 230 या 220 से 230 तक वेरी करता है। मतलब 220 वोल्ट हर घर के अंदर जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हर घर में वोल्टेज कितना जा रहा है, 230, मतलब वोल्टेज फिक्स हो गया। अब आप सोचिए कि ये दोनों कनेक्शन हमने पढ़े, सीरीज और पैरेलल, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए इंडिया के अंदर जितने भी डोमेस्टिक सर्किट हैं उन सभी में जो सर्किट लगे हैं वो सारे पैरेलल के अंदर है। आपके घर के अंदर जो जो जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। मतलब उन सभी का एक टर्मिनल एक जगह पे है और दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी किसी बोर्ड के अंदर जो स्विच बोर्ड होता है उसमें देखा होगा कि दो तरह के वायर होते हैं, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है। तो हर जो अप्लायंसेज है इलेक्ट्रिकल, उसका एक टर्मिनल रेड पे होता है जिसको लाइव वायर कहते हैं, फेज वायर कहते हैं, और दूसरा टर्मिनल कहाँ पर होता है, ब्लैक वायर पर, न्यूट्रल वायर पर। वो हम आगे भी स्टडी करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो घर में जितने अप्लायंसेज लगे होते हैं इंडिया के अंदर वो सभी एक ही वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहे हैं, और वो कितना वोल्टेज है, 220 से 230 तक वेरी करता है। आप 220 मान सकते हैं, समझ गए कि नहीं। और करंट हर अप्लायंसेज अलग अलग लेता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि करंट क्या होता है। करंट एक अप्लायंसेज का आप ऐसे समझिए कि फूड है, खाना है। जो अप्लायंसेज जितना बड़ा होता है वो उतनी ज़्यादा करंट ड्रॉन करता है। ठीक है ना। जैसे कि फैन है तो फैन एक छोटा इक्विपमेंट है तो वो कम करंट ड्रॉन करता है, 1 एम्पियर की मान लेते हैं। लेकिन एसी है, एसी 5 एम्पियर की करंट ड्रॉन करता है, 15 एम्पियर की करंट ड्रॉन करता है। तो वो बड़ा अप्लायंसेज है तो ज़्यादा करंट ड्रॉन करता है। और जो अप्लायंसेज जितना ज़्यादा करंट ड्रॉन करता है, जितना ज़्यादा करंट को खाता है, उसका बिल भी उतना ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा एसी चलाने से ज़्यादा बिल आता है, ज़्यादा पंखा चलाने से ज़्यादा बिल नहीं आता है। समझे बात को कि नहीं। चलिए इसका लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो कैसे करेंगे हम देख लीजिए। 2 या 3 रेजिस्टेंस, क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट में करवा लेता हूँ आपको। द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम respectively, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से 3 रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगे हैं। वही कैलकुलेट करना है। पहला, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट
sorry, total the current through the each resistors, the total current through the circuit and total circuit resistance. पहला बोला है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब देखिए 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, पहला रेजिस्टेंस R1 ये रहा। अब इसके अक्रॉस करंट सपोज I1 जा रहा है, तो I1 बराबर क्या होगा, अभी अपन यहाँ पर किया, देखिए I1 बराबर क्या होगा, V/R1, मतलब जो टोटल वोल्टेज है डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 12/5। 12 वोल्ट कॉन्स्टेंट है, तीनों में 12 वोल्ट जा रहा है। मैंने बताया आपको पैरेलल के अंदर लगे, मतलब तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो पहले वाले की करंट कितना आ जाएगा, 5 ओम। 12 वोल्टेज डिवाइड बाय 5 ओम इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। इसी तरह से I2 क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। और I3 बराबर क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 30, I3 मतलब थर्ड वाला रेजिस्टेंस के अंदर करंट, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब आपको टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट आप रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर 3 रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग करंट जा रही है 2.4, 1.2 और 0.4, तो टोटल करंट कितनी होगी, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट, सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अब तीसरा पूछा आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट करने की दो तरीके, मतलब इस सर्किट का अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये रहा कि आप क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं उन सभी का रेसिप्रोकल करके ऐड कर लो। तो आप क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ये देखिए, तो ये सेकंड मेथड तो ये इस तरह से है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गलती बेटा कहाँ पर होती है कि 1/R इक्विवेलेंट बच्चा नहीं लिखता है, सीधा आर इक्विवेलेंट लिखता है। रेसिप्रोकल है, इक्विवेलेंट में भी रेसिप्रोकल है, ध्यान रखें। रेसिप्रोकल है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 5 है, 1/R2 कितना 10 है, 1/R3 कितना 30 है। तीनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। एलसीएम सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता होगा, आई होप। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/3। ध्यान दे प्लीज, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया 1/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर ले, दोनों को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम। समझ रहे हो, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 ओम है, इसलिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है। अब ये तो था सेकंड मेथड जो कन्वेंशनल है, और हमारी अगर अकल लगती है और थोड़ा बहुत हमको समझ में आया है तो देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर, आर बराबर क्या होता है, V/I, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितना है 12 ओम का, और टोटल करंट कितनी है 4 एम्पियर, अभी अपन ने निकाली है। टोटल वोल्टेज 12 ओम का दे रखा है और टोटल करंट अपन ने 4 एम्पियर निकाली अभी। ठीक है। सो टोटल तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, V/I इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3 ओम। देखिए यहाँ भी 3 ओम आ रहा है, यहाँ भी 3 ओम आ रहा है, किसी भी मेथड से करेक्ट है। ओके, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अगर डेरिवेशंस आपको लगे कि फास्टली हो गए तो आप इनको बैठ के थोड़ा सा समझ के प्रिपेयर कीजिए। इनके न्यूमेरिकल्स जो भी दे रखे हैं प्रीवियस किसी भी बुक के अंदर, रेफरेंस बुक के अंदर या फिर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।